हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सेल के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज के बारे में। बेटा ऑर्गेनेलीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कि इस कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ऑर्गेनेलीज बहुत जरूरी है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिफरेंट वर्क करती हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलीज की सारा फंक्शन स्मूथली होता है ऑर्गेनेलीज की वजह से ही। ऑर्गेनेलीज मटेरियल बिल्ड करती हैं, वेस्ट रिमूव करवाती हैं, एटीपी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करती हैं एंड सो ऑन। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज का डिफरेंट फंक्शन है। पहली ऑर्गेनेली के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा न्यूक्लियस। बेटा जैसे हमारा ब्रेन होता है, मैं इसको ब्रेन कहूंगी सेल का, बिकॉज ये सारा कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिया हुआ है। न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन का होता है। सी हियर इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल में एक ही होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग को हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। इसी के थ्रू, मतलब ये हमारा सारा सेल है, ये बाहर सारा सेल है, और सेल के अंदर बाहर जो भी चीज जाएगी वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगी, न्यूक्लियस से सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये इसके अंदर राइबोसोम सिंथेसिस होता है, यानी जो राइबोसोम की यूनिट होती है, आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, इसकी 2 डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, वो न्यूक्लियोलस में ही प्रेजेंट होती है और इससे राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। राइबोसोम का भी काम है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब ये है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन ये एंटेंगल्ड फॉर्म है डीएनए का। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा डीएनए एक ऐसा मटेरियल है, वो एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट टू हायर न्यू जनरेशन में जाता है। क्रोमेटीन एंटेंगल्ड फॉर्म में है, लेकिन जब एक स्टेज आती है, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, माइटोसिस आएगा, तो माइटोसिस में ही क्रोमेटीन जो है एनलार्ज फॉर्म में हो जाता है, ऐसे दिखने लगता है फर्स्ट स्टेज में, और ये इसी के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि फर्दर आगे पढ़ेंगे। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर ये रेस्ट स्टेट में है तो एक क्रोमेटीन इस तरीके से एंटेंगल्ड फॉर्म में होता है, और जब माइटोसिस की पहली स्टेज आती है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, तो ये थोड़ा सा एलैबोरेट क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ये आपको याद रखना है, क्रोमोसोम है ये, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए ही कोडिंग करता है, यानी जीन्स डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। ये है हमारा न्यूक्लियस। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी क्रोमोसोम कैसे होता है और कैसे डिवाइड करता है। बेटा तो अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। एक अनदर ऑर्गेनेली हमारे एक यूकैरियोटिक सेल की, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम पढ़ क्यों रहे, क्योंकि इसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका काम है मेनली प्रोटीन बनाना। ये एक्चुअली एक स्मॉल डॉटेड एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, या तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहा होता है, या फिर ये ईआर से अटैच होता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज ईआर। ईआर इज अनदर सेल ऑर्गेनेली, ठीक है बेटा। तो ये राइबोसोम के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, या तो ये फ्रीली होगा या फिर ये ईआर पे अटैच होगा। अब पढ़ रहे हैं हम ईआर के बारे में। ईआर मैंने जैसे बताया भी एक अनदर ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर होती है। देयर आर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स लाइक ट्यूबल्स होती हैं इसकी, कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट इन न्यूक्लियर एनवेलप। बेटा अभी मैंने आपको जैसे न्यूक्लियस पे अपने ध्यान से देखा होगा, मैं जब न्यूक्लियस बना रही थी उसके मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये अटैच होती है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। रफ जैसे कि हमें पता है एक रफ सरफेस यानी कुछ उबड़ खाबड़ चीजें, और स्मूथ यानी स्मूथ प्लेन बिल्कुल। तो ये जो रफ ईआर है, उबड़ खाबड़, ये जो उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है, ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं ईआर से। अभी मैंने आपको बताया ना कि सम राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन ईआर, सो दीज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ईआर लाइक दिस। ये ईआर का स्ट्रक्चर है, एक रफ स्ट्रक्चर है, और इस पे राइबोसोम्स अटैच है। दिस इज आरईआर, शॉर्ट में हम बोलते हैं। और एक होता है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर ये खाली ईआर होती है, इसमें हमारे जो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ये प्लेन होती है। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना। तो आरईआर में भी जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन ही सिंथेसाइज करती है। और स्मूथ जैसे मैंने आपको बताया इसमें कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है,
तो ये किसके लिए काम आती है? स्मूथ है, बिल्कुल चिकने चिकने से लिपिड, फैट, हार्मोन सिंथेसाइज करती है। तो आरईआर के हमने दो फंक्शन पढ़े, आरईआर एंड एसईआर। रफ ईआर जो है राइबोसोम्स होते हैं उसके ऊपर, वो प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ ईआर जो है लिपिड बनाता है। ठीक है, अभी हम जैसे डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो मिच्योर आरबीसी होता है ना हमारे अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता, इससे स्पेस ज्यादा रहती है। स्पेस ज्यादा रहेगी तो हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन की स्पेस होगी, यानी क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम होता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो बनाना, और वो पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का काम है। किसका? आरबीसी का काम है ये। तो ये एक थोड़ा सा की पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। पहले मैं आपको क्रोमोसोम के बारे में बता रही थी। ये ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं। बेटा देखो क्रोमोसोम, मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि क्रोमेटिन जब वो डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको हम क्रोमेटिन बोलेंगे, जो मैंने पिछले अभी बताया था आपको। और ये जो क्रोमोसोम है, ये डिवाइडिंग स्टेज जब आने लगती है तब इलैबोरेट होता है। और क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए होता है। डीएनए का एक रफ स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट, जो जीन्स जिसको हम कहते हैं, जो कोड करते हैं आगे प्रोटीन बनाने के लिए, ये फंक्शनल सेगमेंट होती है इसकी, जिसको हम जीन्स बोलते हैं। बेटा प्रोकैरियोटिक में ये न्यूक्लियस नहीं होता इस फॉर्म में, जो हमने अभी डबल मेम्ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं होता इसमें। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ये केवल यूकैरियोटिक सेल में ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो एक जस्ट एक ऐसा सेल, और ये ऐसे ऐसे कोई एक सिंगल फॉर्म में, मतलब समझ रहे हो आप, एक सिंगल मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर। एक सिंगल फॉर्म के अंदर ये जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर डीएनए होता है। बेटा तो अब हम पढ़ रहे हैं गोल्गा एपरेटस के बारे में। गोल्गा एपरेटस जो है एक साइंटिस्ट जिसने डिस्कवरी करी थी, कैमिलो गोल्गा है। इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया गोल्गा एपरेटस। गोल्गा एपरेटस का काम होता है यार, कोई भी चीज बन जाएगी इसको पैकेज करना, शिप करना। आजकल वैसे भी ना ट्रेंड बढ़ा है कि पैकेजिंग बहुत अच्छी होगी तो आपको चीजें पसंद आती हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस गोल्गा एपरेटस पैकेजिंग का काम है इसका पैकेजिंग काम है। और ऑनलाइन ऑर्डर जैसे आप लोग करते हो वैसे ये क्या करता है, पैकेज करता है और उसको शिप करता है। तो गोल्गा एपरेटस का काम है पैकेजिंग एंड शिपिंग। ये कैसा स्ट्रक्चर है? इस तरीके से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेन सैक्स होते हैं इसके। ठीक है, और साइड में इसके पास वेसिकल्स भी होती है। तो इसका काम क्या है? प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह को पैकेज करना, जहां जरूरत है वहां पहुंचाना। मतलब ये पहले पैकेज भी खुद करेगा और जहां जरूरत है वहां पहुंचा भी देगा ये। ठीक है, इसका फंक्शन किसके हेल्प के थ्रू होता है? वेसिकल्स। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस तरीके के कुछ वेसिकल्स यूज करते हैं, ये गोल्गा के पास ही होते हैं। गोल्गा है, ये वेसिकल्स के पास रहते हैं। ये पैकेजिंग करके इसके अंदर, मतलब पता आप समझ रहे हो, इसके अंदर पैक कर दिया और उसको जहां जरूरत है वहां ट्रांसपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइसोसोम कहते हैं ना किसी भी चीज को साफ रखना बहुत जरूरी है। तो ये सेल, पूरे सेल का क्लीनिंग सिस्टम है ये। ठीक है, ये क्लीन करता है पूरे सेल को। इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ठीक है, ऑफ सेल। तो ये सुसाइडल बैग्स इनको कहते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन सैक फिल्ड विद एंजाइम्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या काम करता है? कोई ब्रेकडाउन, जितने भी वेस्ट या सेल ऑर्गेनेली के अंदर जितने भी सेल के अंदर वेस्ट है, पुरानी ऑर्गेनेलीज है, डैमेज है या कोई अनवांटेड मॉलिक्यूल है, ये फटता है, एंजाइम छोड़ता है, उस पूरे को डाइजेस्ट करता है और रिमूव कर देता है। ठीक है, मान लो कोई अनवांटेड चीज आ गई है सेल के अंदर, ये बर्स्ट होके अपने सारे एंजाइम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में छोड़ देगा और सबको डिस्ट्रॉय करके रिमूव कर देगा हमारे सेल से। ठीक है बेटा, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी तक हमने गोल्गा एपरेटस के बारे में पढ़ा, ईआर के बारे में पढ़ा, राइबोसोम के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो सबको ना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हम एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो सेल को जो एनर्जी मिलती है इतना काम करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, क्योंकि ये एटीपी की फॉर्मेशन करता है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है,
इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये केमिकल है और ये एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है थ्रू द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, फोल्डेड होता है बेटा। ये देखो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन आर फोल्डेड एंड फॉर्म्स क्रिस्टे। ठीक है, ये जो फोल्ड है इनको क्रिस्टे की फॉर्म में कहते हैं। इसके ऊपर डॉट्स थोड़े थोड़े राइबोसोम है, इसका खुद का डीएनए होता है। अच्छा, एक कई बार क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, which organelle has its own DNA, mitochondria and chloroplast। ठीक है, mitochondria and chloroplast both has its own DNA और mitochondria पावर हाउस ऑफ द सेल है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी करेंसी है हमारी, इसका खुद का डीएनए, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। बेटा पहली और इंपॉर्टेंट चीज, क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता। एनिमल सेल में जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट से अपना खाना या अपने जो भी इनका पैटर्न है न्यूट्रिशन का, उनसे खाना एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए उनको क्लोरोफिल की नीड होती है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इसीलिए केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। Chloroplast present in plant cell only. It also has double membrane structure. See, the structure is double membrane structure है और ये ग्रेने क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्वाइंस है। ठीक है, इट्स सर्कुलर क्वाइंस जो एक के ऊपर एक स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टैक की फॉर्म में, इसको हम ग्रेने कहते हैं। इसका मैंने बताया था आपको, इसका खुद का डीएनए है। ये जो ग्रेने है ये कनेक्टेड होते हैं इनर लेमिला से। ठीक है, ये कनेक्टेड है इससे। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल इसी में प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस का काम जो है करता है। इसका खुद का डीएनए। बेटा प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं होता, प्लांट्स के अंदर स्टोरेज के लिए स्टार स्टोरेज के लिए अलग होता है, अलग अलग डिफरेंट कलर के, अपनी लीव्स भी देखी होंगी, तो वो डिफरेंट कलर के ऑर्गेनेलीज उन प्लांट्स में होती है और उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जो कलर्ड, जो भी पर्टिकुलर कलर्ड की होती है, कलर्ड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। और जो व्हाइट बेसिकली स्टार्च वगैरह का कलर होता है उसके लिए ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये स्टोरेज का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट एक तरीके से देखा जाए किचन फैक्ट्री का काम करता है, मतलब खाना बनाने का काम ना इसका जिम्मेदारी है, यहाँ पे फूड जो है फॉर्मेशन होती है। तो बेटा ऑर्गेनेलीज तो मैं भी यही रुक रही हूँ, ऑर्गेनेलीज इतनी ही पढ़नी है हमें 9th क्लास में। इसके बाद सेल थ्योरी है, माइटोसिस है, प्रोसेस है, मियोसिस है, वो हम करेंगे आगे की वीडियो में। और आपकी इस चैप्टर में यहाँ तक कुछ एक्टिविटीज आई है, मैं कोशिश करूंगी अगली वीडियो में आपको तीनों चारों एक्टिविटीज जो एक साथ करा दूं, ताकि क्योंकि क्वेश्चंस ना एक्टिविटीज में से भी आता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फर्दर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।